23.1 परिचय। पहचान इस बारे में है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं, अपनी धारणाओं और बातचीत को कैसे आकार देते हैं। इसमें इस बारे में विचार बनाना शामिल है कि हम कौन हैं और हम अपने आसपास के लोगों से कैसे संबंधित हैं। मतभेदों और समानताओं दोनों पर जोर देते हैं। यह शब्द जटिल है और संदर्भ के आधार पर इसे विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। इस शब्द को 1950 के दशक में लोकप्रियता मिली, जैसा कि 1968 में इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंसेज में देखा गया था, जिसमें पहचान, मनोसामाजिक और पहचान राजनीतिक पर लेख शामिल थे। विशेष रूप से विश्वकोश के 1930 संस्करण में इस शब्द का उल्लेख नहीं था। 1959 में एक मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतकार एरिक्सन ने पहचान शब्द की शुरुआत की और इसकी अंतर्निहित अस्पष्टताओं का पता लगाया। हम पाठ में बाद में एरिक्सन के योगदान पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए सामाजिक विज्ञान लेखन में इस शब्द की उत्पत्ति और अर्थ का पता लगाएं। पहचान शब्द की जड़ें लैटिन शब्द आइडेम में पाई जाती है और 16वीं शताब्दी से अंग्रेजी में इसका उपयोग किया जा रहा है। फिलिप ग्लीसन 1983 ने इस शब्द के तकनीकी और दार्शनिक उपयोग पर प्रकाश डाला है और जॉन लोके के समय से दर्शनशास्त्र में बीजगणित, तर्क और स्थायी मनशरीर की समस्या के साथ इसके संबंध पर ध्यान दिया है। C.F. सोलर्स 1996। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी पहचान की 2 परिभाषाएं देती है। पहला पूर्ण समानता पर बल देते हुए पदार्थ, संरचना, प्रकृति, गुणों या विशेष गुणों में समान होने की बात करता है। हालांकि सामाजिक विज्ञान में इस परिभाषा का उपयोग अक्सर अटूट एकरूपता पर ध्यान केंद्रित करने के कारण नहीं किया जाता है। दूसरी परिभाषा पहचान की हमारी समझ के लिए अधिक प्रासंगिक है। यह सभी परिस्थितियों में किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता को संदर्भित करता है, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। 23.2 पहचान की खोज। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत पहचान का अर्थ अस्तित्व के विभिन्न चरणों में एक ही व्यक्ति बने रहना, व्यक्तित्व की निरंतरता सुनिश्चित करना है। सामाजिक इतिहासकार ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पहचान के अर्थ को लॉक के निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1690 और डेविड ह्यूम के ट्रीटीज ऑन ह्यूमन नेचर 1739 से जोड़ते हैं। विकासवादी सिद्धांत से प्रभावित प्रारंभिक मानवशास्त्रीय लेखन ने मानव जाति की मानसिक एकता पर जोर देकर व्यक्तित्व और पहचान के विचारों को खारिज कर दिया। ईसाई धर्म में प्रचलित धारणा स्वयं की एकता थी। लॉक ने इस दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान केवल उसी निरंतर जीवन में भागीदारी नहीं है, बल्कि इसमें पदार्थ के लगातार बदलते कण, क्रमिक रूप से जीवंत और एक ही संगठित शरीर के साथ एकजुट होना भी शामिल है। लैंगबाम ने इस बारे में एक विस्तृत दस्तावेज लिखा कि कैसे D.H. लॉरेंस और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे लेखकों ने स्वयं की एकता के विचार को लॉक की चुनौती का जवाब दिया। समीक्षा में इस बात पर भी चर्चा की गई है कि विभिन्न समय अवधि में विभिन्न बौद्धिक नेताओं ने व्यक्तित्व और वैयक्तिकता के संबंध में पहचान के बारे में प्रश्नों की खोज कैसे की। यह ग्रंथ पहचान को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में आप्रवासन पर प्रकाश डालता है। व्यक्तिगत अर्थ में पहचान में अलगाव, उखड़ाव, अकेलापन और अपनेपन की हानि की भावनाएं शामिल होती है। यह इस बात का प्रतीक है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार और तत्काल समुदाय से अलग महसूस कर सकता है, जहां उन्होंने शुरू में सामाजिक व्यवहार सीखा था। समीक्षा समूह या सामुदायिक संबद्धता के आधार पर पहचान के नुकसान या पुनर्निर्माण के संबंध में समाजशास्त्रीय श्रेणियों का संकेत नहीं देती है। ऑस्कर हैंडलिन की द अपरूटेड 1951 को एक प्रमुख कार्य के रूप में पहचाना जाता है,
जिसने रोजमर्रा की भाषा में पहचान का आकस्मिक उपयोग किया। दूसरी ओर विल हर्बर्ग के प्रोटेस्टेंट कैथोलिक यहूदी 1955 ने सामाजिक संदर्भ में, विशेष रूप से धर्म के संदर्भ में, खुद को स्थापित करने के लिए पहचान और पहचान को महत्वपूर्ण माना। हर्बर्ग ने तर्क दिया कि धर्म समाज में स्वयं को स्थापित करने और पहचान के आवश्यक प्रश्न मैं कौन हूँ को संबोधित करने का प्राथमिक उपकरण बन गया है। हर्बर्ग का कार्य पहचान के बाद के समाजशास्त्रीय विश्लेषणों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने दावा किया कि आप्रवासी व्युत्पन्न आबादी की जातीय पहचान प्रोटेस्टेंटवाद, कैथोलिक धर्म या यहूदी धर्म के साथ धार्मिक पहचान में बदल गई। हेंसन के नियम के अनुसार इस परिवर्तन ने सुझाव दिया कि बेटा जो भूलना चाहता है, पोता उसे याद रखना चाहता है। इस चरण को मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय साहित्य में पहचान की खोज का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। आइए 1950 के दशक के कुछ लेखों की ओर ध्यान आकर्षित करें, जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक के कई लेखकों के विपरीत, जो शब्द की जटिलताओं से जूझते थे, आसानी से अपनी पहचान बना ली। उन्हें धार्मिक, भाषाई या जातीय श्रेणियों जैसे व्यक्तिगत पहचान से परे वफादारी पैदा करने के लिए विभिन्न संदर्भों में पहचान का उपयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए W.L. को लें। मॉर्टन की द कैनेडियन आइडेंटिटी 1965, जिसमें पहचान निर्माण को समस्यारहित माना गया। हालांकि सामाजिक विज्ञान लेखन ने जल्द ही स्वीकार किया कि तेजी से बदलते समाज में पहचान व्यक्ति के लिए एक समस्या बन जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकांश लेखन की पृष्ठभूमि संयुक्त राज्य अमेरिका थी, जिसे मेल्टिंग पॉट के रूप में दर्शाया गया था। यहाँ प्रवासन से पहले मान लिए गए विभिन्न पहचान चिन्हों को कथित तौर पर पिघला दिया गया और अमेरिकी पहचान के रूप में लेबल की गई एक नई राष्ट्रीयता में पुनः कॉन्फ़िगर किया गया। 1970 के दशक तक वियतनाम युद्ध के साथ व्यापक अमेरिकी पहचान का यह मिथक टूट गया। ऐतिहासिक अवलोकन से पता चलता है कि पहचान बनाने की यात्रा का एक लंबा स्थापित मार्ग है। हालांकि पहचान की संकल्पना दशकों में अलग अलग रही, क्योंकि व्यक्तियों ने खुद को और सामाजिक स्थानों में अपनी जगह को समझने के लिए सामाजिक अनुभवों को नेविगेट किया, जहां उन्होंने दूसरों के साथ बातचीत की। बॉक्स 23.1 पहचान का निर्माण। एक अर्थ में यह शब्द समानता के गुणों को संदर्भित करता है, जहां व्यक्ति जातीय पहचान जैसी कुछ प्रमुख सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों या श्रेणियों के साथ खुद को जोड़ते हैं या दूसरों द्वारा जुड़े होते हैं। यह शब्द विभिन्न समूहों, श्रेणियों, खंडों और संस्थानों के साथ साथ व्यक्तिगत व्यक्तियों पर भी लागू होता है। अक्सर कहा जाता है कि परिवारों, समुदायों, वर्गों और राष्ट्रों की पहचान होती है। यह पाठ जातीय पहचान की अवधारणा पर गहराई से चर्चा नहीं करता है, क्योंकि यह अगले पाठ का विषय है। जेनकिंस का अनुसरण करते हुए यह कहना पर्याप्त है कि जातीय पहचान, हालांकि पूरी तरह से एक सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण है, को मानव अनुभव के आधार या प्रथमक्रम आयाम के रूप में अवधारणाबद्ध किया जाना चाहिए। जेनकिंस 1998-75। हम अपने अनुभवों के आधार पर अपनी जातीय पहचान का निर्माण और पुनर्निर्माण करते हैं, जो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भिन्न हो सकती है। इस पाठ में हमारा ध्यान पहचान निर्माण में सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि पर रहेगा। बायन 2002। 23.3 पहचान निर्माण में एरिक्सन का योगदान। एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक थे जो मुख्य रूप से बच्चों के साथ नैदानिक मनोविश्लेषक के रूप में काम करते थे। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे और एडोल्फ हिटलर के शासन और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक यूरोपीय शरणार्थी के रूप में उनके अनुभवों ने उनके लेखन को बहुत प्रभावित किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एरिक्सन ने पहचान के बारे में विचार विकसित करना शुरू किया।
उनके शुरुआती लेखन ज्यादातर 1950 और 1960 के दशक के शुरू में बौद्धिक समुदाय के भीतर जाने जाते थे। हालांकि 1963 में उनकी पुस्तक बचपन और समाज को दोबारा प्रकाशित किया गया, जिसे आम पाठकों के बीच व्यापक लोकप्रियता मिली। विशेष रूप से महात्मा गांधी के बारे में उनके अध्ययन ने उन्हें पुलित्जर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार दिलाया। 1973 में उन्होंने मानविकी में प्रतिष्ठित जेफरसन व्याख्यान दिया, जिससे एक प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उनकी भूमिका मजबूत हुई। उनके विचार एक सांस्कृतिक घटना बन गए। ग्लीसन 1983। एरिक्सन के अनुसार पहचान किसी व्यक्ति और उनकी सामुदायिक संस्कृति के मूल में रहती है। वह अमेरिकी पहचान विकास के संदर्भ में इस विचार की खोज करते हैं, जिसमें कहा गया है कि यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति की अहंकार पहचान का समर्थन करती है, जब तक कि वे स्वायत्त पसंद की जानबूझकर अस्थायीता बनाए रखते हैं। व्यक्तियों को रहने या छोड़ने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए अपने अगले कदम के बारे में निर्णय लेने में सशक्त महसूस करना चाहिए। एरिक्सन इस बात पर जोर देते हैं कि प्रवासियों को स्थानांतरित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और गतिहीन व्यक्तियों को रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और पारिवारिक इतिहास में दोनों विकल्पों के तत्व शामिल होते हैं, जो उनके निजी और व्यक्तिगत निर्णयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1963, 285, 286। जबकि एरिक्सन का प्राथमिक ध्यान किशोरावस्था के दौरान व्यक्तित्व निर्माण पर था, उन्होंने लगातार सामाजिक पहचान, विशेषकर राजनीति से संबंधित पहचान के निर्माण पर जोर दिया। उनके अनुसार किशोरावस्था वह उम्र है जब अंततः एक प्रमुख सकारात्मक अहंकार की पहचान स्थापित होती है। यह इस चरण के दौरान है कि व्यक्ति अपनी सचेत जीवन योजना में भविष्य को शामिल करते हैं। एरिक्सन यह सवाल उठाते हैं कि क्या प्रत्याशित भविष्य पहले की अपेक्षाओं के अनुरूप है। वही एरिक्सन की पहचान का विचार फ्राइडियन अवधारणाओं से प्रभावित है। अमेरिकी पहचान पर अपने लेख में उन्होंने बड़े पैमाने पर अन्ना फ्रायड को उद्धृत किया और एक नई सक्रिय और अत्यधिक विस्तारित आईडी से घुसपैठ का सामना करने वाले व्यक्तिगत अहंकार के बारे में तर्क दिया, जैसे कि एक शत्रुतापूर्ण आंतरिक दुनिया से। ध्यान उस समर्थन पर है जो किशोर अहंकार, जो अब दबाव में है, बाहरी दुनिया से उम्मीद कर सकता है। इसके अलावा एरिक्सन यह भी पता लगाता है कि क्या पहले चरण में विकसित अहंकार की सुरक्षा और पहचान के टुकड़ों को आवश्यक अतिरिक्त सहायता मिलती है। पीछे हटने, बढ़ने, विद्रोह करने और परिपक्व होने वाले युवाओं के लिए केंद्रीय चिंता यह समझना है कि वे अपनी आत्मधारणा की तुलना में महत्वपूर्ण लोगों के व्यापक समूह की नज़र में कौन और क्या है। इसके अतिरिक्त वे इस बात पर भी विचार करते हैं कि पहले से विकसित सपनों, विशिष्टताओं, भूमिकाओं और कौशलों को आज के व्यावसायिक और यौन प्रोटोटाइप के साथ कैसे जोड़ा जाए। इबिट 250। एरिक्सन के मूल पाठ को पढ़ते समय आप एक व्यक्ति के रूप में और सामाजिक संदर्भ में पहचान बनाने की जटिलताओं को समझेंगे। ग्लीसन इस ढांचे पर निर्माण करते हुए तर्क देते हैं कि पहचान में व्यक्तिगत व्यक्तित्व के आंतरिक विकास, आइडिगो सुपरएगो की फ्राइडियन अवधारणाओं और समाज में भाग लेने, सांस्कृतिक मानदंडों को आंतरिक बनाने, अलग अलग हासिल करने से स्वार्थ की भावना के विकास के बीच बातचीत शामिल है। स्थितियां और विभिन्न भूमिकाएं निभाना। 1983, 465। एरिक्सन 1959 ने व्यक्तिगत पहचान के विचार का और विस्तार किया है, इसे अचेतन की गहराई में स्वयं की एक स्थायी और सुसंगत भावना के रूप में स्थापित किया है। जीवन परिवर्तन के बावजूद गैरोविज्ञानी व्यक्ति आमतौर पर खुद को कोई और बनने के रूप में नहीं समझता है। फ्राइडियन सिद्धांतों के अनुरूप एरिक्सन का मानना था कि पहचान व्यक्ति की गहरी मानसिक संरचना में रहती है। व्यक्तिगत अनुभव, निषेध,
मौन विरोध और समाजीकरण की प्रक्रियाएं जिनसे व्यक्ति गुजरता है, व्यक्तिगत पहचान संरचनाओं के निर्माण में योगदान करते हैं। ये संरचनाएं निस्संदेह बाहरी सामाजिक परिवेश के अनुकूल होती है, लेकिन किसी के अस्तित्व की आंतरिक समानता और निरंतरता में अर्जित आत्मविश्वास बनाए रखती है। 23.4 पहचान और पहचान सरलीकृत। आइए पहचान की अवधारणा पर गौर करें, जो पहचान से निकटता से जुड़ी हुई है। पहचान एक शब्द है जिसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है और शुरुआत में इसे सिगमंड फ्रायड द्वारा मनोविज्ञान में पेश किया गया था। फ्रायड ने इसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया कि एक बच्चा बाहरी व्यक्तियों और वस्तुओं से कैसे जुड़ता है और उन्हें अपने में समाहित करता है। यह अवधारणा समाजीकरण प्रक्रियाओं की मनोविश्लेषणात्मक व्याख्या में एक महत्वपूर्ण उपकरण थी। 1940 और 1950 के दशक में पहचान मुख्य रूप से मनोविश्लेषणात्मक समझ के भीतर ही रही, जब तक कि गॉर्डन डब्ल्यू वॉलपोर्ट ने 1954 में अपने काम नेचर ऑफ प्रेजुडिस के साथ जातीयता का पता लगाने के लिए इसका विस्तार नहीं किया। बॉक्स 23.2 पहचान की अवधारणा। पहचान अक्सर सामाजिक मूल्यों और दृष्टिकोण के दायरे में होती है, खासकर जब कोई बच्चा पहली बार किसी सामाजिक मुद्दे का सामना करता है। वे अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि उन्हें क्या रुख अपनाना चाहिए, जैसे उत्तर मांगते हुए, क्या हम यहूदी हैं या अन्य जाति, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट। एक बार जब बच्चे को बता दिया जाता है कि हम क्या हैं, तो वे संतुष्ट हो जाते हैं और संबद्ध दृष्टिकोण के साथ अपनी सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं। ऑलपोर्ट 1954, 293 से 294। समकालीन सामाजिक वैज्ञानिक इस तरह के सीधे दावों की सीमाओं को स्वीकार करते हैं, यह मानते हुए कि व्यक्ति हमेशा जातीय समूहों में सदस्यता सिर्फ इसलिए नहीं अपनाते क्योंकि उन्हें बताया गया था। इस पाठ में बाद में हम विभिन्न तरीकों का पता लगाएंगे जो पहचान और पहचान के दावे के लिए मार्कर प्रदान करने के लिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को जोड़ते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पहचान निर्माण और सिद्धांतों के इतिहास में ऑलपोर्ट के योगदान ने राल्फ लिंटन और मेर्टन द्वारा प्रस्तावित भूमिका और संदर्भ समूहों के लोकप्रिय समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के साथ पहचान संबंधी धारणाओं को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया। फूटे 1951 ने सुझाव दिया कि लिंटन के भूमिका सिद्धांत में प्रेरणा का संतोषजनक विवरण नहीं है, इसलिए पहचान के सिद्धांतों को सामाजिक अंतःक्रियाओं में प्रेरणा के स्पष्टीकरण के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। फुटे ने पहचान को किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष पहचान या पहचानों की श्रृंखला के प्रति विनियोजन और प्रतिबद्धता के रूप में परिभाषित किया। इसमें नामकरण शामिल है, जहां एक व्यक्ति परिवार, वंश, रिश्तेदारी, धर्म, कार्य गतिविधि या अन्य विशेषताओं के आधार पर उन्हें सौंपी गई पहचान को स्वीकार करता है और उसके प्रति प्रतिबद्ध होता है। पहचान, जैसा कि यहाँ समझा गया है, में इन पहचानों का दावा करना शामिल है जिससे विशिष्ट श्रेणियों के साथ संबंध स्थापित होता है और पहचान की व्यक्तिगत भावना का विकास होता है। यह प्रक्रिया आत्मखोज और आत्मबोध को बढ़ावा देती है, जो एक स्वैच्छिक यात्रा है जो समाज द्वारा थोपी नहीं गई है। जैसे जैसे व्यक्ति परिपक्व होते हैं, उनमें सचेत रूप से अपनी पहचान को संयोजित करने और संशोधित करने की क्षमता होती है। यह क्षमता बच्चों या युवा व्यक्तियों में स्पष्ट नहीं होती है। इबिड 466। जे मिल्टन यिंगर आत्मसात प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पहचान की जांच करते हैं। उनका तर्क है कि अलग अलग समूहों के व्यक्ति खुद को एक ही समाज, अपने मूल समाज से बने एक नए समाज के हिस्से के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पहचान सिद्धांतकारों का ध्यान संयुक्त राज्य अमेरिका पर रहा है। पिछली 2 शताब्दियों में अमेरिका में प्रवास करने वाले विभिन्न समूहों ने पहचान के विभिन्न चरणों का अनुभव किया है। कुछ समूहों ने प्रमुख श्वेत संस्कृति को अपनाया,
जबकि अन्य अपनी पारंपरिक जातीय पहचान से चिपके रहे और प्रमुख संस्कृति के साथ आत्मसात होने से इनकार कर दिया। सैद्धांतिक रूप से यिंगर का मानना है कि पहचान में बदलाव केवल व्यक्तिगत मानसिकता से संबंधित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। इन बदलावों में एक समूह के सदस्यों को दूसरे समाज के साथ पहचान करना शामिल हो सकता है या इसके विपरीत। साथ ही व्यक्ति अपनी पहचान अमेरिकी, हिस्पैनिक, अफ्रीकी या एशियाई अमेरिकी के रूप में कर सकते हैं। इसके विपरीत अमेरिकी इतिहास में कुछ व्यक्तियों ने खुद को भारतीय के रूप में पहचानना चुना है, पारंपरिक गांवों में रहने का विकल्प चुना है और यहाँ तक कि नेतृत्व की भूमिका भी निभाई है। यिंगर ने निष्कर्ष निकाला कि पहचान कभी-कभी जातीय गतिशीलता में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जबकि अन्य समय में यह एकीकरण, संस्कृति संस्करण और समामेलन के स्तरों पर अधिक निर्भर होती है। 1997, 137, 139। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्वयं की पहचान और दूसरों द्वारा पहचान आवश्यक रूप से संरेखित नहीं हो सकती है। व्यक्ति या समूह स्वयं को कुछ राष्ट्रीयताओं या क्षेत्रों से जोड़ सकते हैं, लेकिन अन्य लोग इस पहचान को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उत्तर पूर्व में जातीय संघर्ष या कश्मीर में विस्थापित आबादी जैसे उदाहरण उन उदाहरणों को चित्रित कर सकते हैं जहां आत्मपहचान बाहरी मान्यता से मेल नहीं खाती है। यिंगर समूह एकजुटता के महत्व पर जोर देते हैं, यह देखते हुए कि यह एक खुले समाज में भी पहचान में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इबिड 140। 23.5 समाजशास्त्रीय सिद्धांत में पहचान के बारे में विचारों को आकार देने में एरिक्सन की महत्वपूर्ण भूमिका अक्सर सामाजिक पहचान की अवधारणाओं को विकसित करने में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के मूल्यवान योगदान पर भारी पड़ती है। लिंटन ने अपने प्रभावशाली काम द स्टडी ऑफ मैन 1936 में पहचान के विचारों की बारीकी से जांच करते हुए स्थिति और भूमिका के सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान दिया। लिंटन के भूमिका सिद्धांत ने दर्शाया कि कैसे व्यक्ति अपने कब्जे वाली स्थितियों के अनुरूप भूमिकाएं निभाते हैं, जिससे पता चलता है कि व्यक्ति विशिष्ट भूमिका पदों के भीतर खुद को पहचानते हैं। इस सिद्धांत ने पहचान की संवादात्मक प्रकृति पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि कैसे लोग परिभाषित भूमिकाओं और स्थितियों के साथ स्थितियों के जवाब में अपनी पहचान का दावा करते हैं, जिसे अभिनेताओं और उनके आसपास के लोगों दोनों द्वारा माना जाता है। फुटे ने इस धारणा की आलोचना की और बाद में संशोधनों ने प्रेरक तत्वों को पेश किया जो एरिक्सन की व्यक्तिगत पहचान के विचार की तुलना में पहचान की स्थानीय धारणाओं के साथ अधिक निकटता से मेल खाते थे। इसके साथ ही रॉबर्ट मेर्टन ने क्लासिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत पेश किया जिसे संदर्भ समूह सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग शुरू में 1942 में अकादमिक रूप से किया गया था और इसने सामाजिक मनोवैज्ञानिकों के बीच लोकप्रियता हासिल की। 1950 में मेर्टन और एलिस ए स्किट ने औपचारिक रूप से संदर्भ समूह व्यवहार के सिद्धांत में योगदान नामक एक निबंध के माध्यम से इस शब्द को समाजशास्त्रीय लेखन में पेश किया। इस अवधारणा ने पहचान निर्माण को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के रवैया, मूल्य और पहचान की भावना कैसे संदर्भ समूहों के साथ संरेखन या अस्वीकृति से आकार लेती है, जो व्यक्ति के लिए महत्व रखती है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक रूप से। ग्लीसन 1983। मेर्टन ने अपने क्लासिक समाजशास्त्रीय पाठ सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना 1968 में संदर्भ समूह की अवधारणा को और अधिक परिष्कृत किया। जबकि मेर्टन ने पहचान या पहचान पर व्यापक रूप से नहीं लिखा, उन्होंने इन अवधारणाओं को संदर्भ समूह सिद्धांत के संदर्भ में रखने के महत्व पर जोर दिया, क्योंकि संदर्भ समूह ने इन निर्माणों की मूल सामग्री को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बॉक्स 23.3 स्वयं और पहचान।
1940 के दशक में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादियों के रूप में जाने जाने वाले सैद्धांतिक दृष्टिकोण के उद्भव के कारण पहचान की अवधारणा समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विषय बन गई। इस स्कूल का उद्देश्य यह पता लगाना था कि साझा प्रतीकात्मक प्रणालियों द्वारा निर्देशित सामाजिक संपर्क ने किसी व्यक्ति की आत्मजागरूकता को कैसे प्रभावित किया। मर्टन 1968 467। इस स्कूल के प्रमुख व्यक्ति चार्ल्स हॉर्टन कूली और जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने पहचान शब्द का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने इसे स्वयं कहा। यह शब्द स्वयं 1960 के दशक की शुरुआत तक समाजशास्त्रीय लेखन में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा, जिसे व्यक्त करने के लिए हम इस पाठ में पहचान के रूप में चर्चा कर रहे हैं। इरविंग गोफमैन 1963 ने लोकप्रिय समाजशास्त्रीय लेखन में स्वयं को पहचान से बदलने में भूमिका निभाई। गोफमैन के काम के बाद विशेष रूप से स्टिग्मा, नोट्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्पॉइल्ड आइडेंटिटी और बर्जर के इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी ए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बाद पहचान शब्द भूमिका सिद्धांत और संदर्भ समूह सिद्धांत की जटिलताओं को उजागर करने में एक निरंतर उपस्थिति बन गया। नाटकीय समाजशास्त्र और घटनात्मक दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से पहचान एक व्यक्ति और समाज के बीच बातचीत का एक उत्पाद है। इसमें एक निश्चित नाम सौंपा जाना, उस कार्य को स्वीकार करना, संबंधित भूमिका आवश्यकताओं को आत्मसात करना और उसके अनुसार कार्य करना शामिल है। ग्लीसन 1983। इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार सामाजिक संदर्भों में पहचान जिम्मेदारी, प्रतिबद्धता या वफादारी की भावना और कथित भूमिका अपेक्षाओं के साथ आती है। यह सामाजिक अंतःक्रियाओं में आकार लेता है और विभिन्न सामाजिक स्थितियों में स्पष्ट हो जाता है। समाजशास्त्रियों का तर्क है कि पहचान सामाजिक रूप से प्रदान की जाती है और सामाजिक रूप से इसे बरकरार रखा जाना चाहिए और उचित रूप से लगातार ऐसा किया जाना चाहिए। CF ग्लीसन 1983। 23.6 एकाधिक पहचान। पहचान के बारे में सभी आधुनिक सिद्धांत मानते हैं कि व्यक्तियों की कई पहचान होती है। इनमें से कुछ पहचानें एक दूसरे के साथ संघर्ष कर सकती हैं, जबकि अन्य सह-अस्तित्व में रह सकती हैं और एक दूसरे की पूरक बन सकती हैं, जिससे जटिल पहचान संरचनाओं का विकास हो सकता है। यिंगर ने पहचान निर्माण की इस जटिल प्रक्रिया का वर्णन यह कहकर किया है, हालांकि कुछ पहचानें आपस में टकरा सकती हैं और जैसे जैसे किसी की ताकत बढ़ती है, उनकी प्रमुखता कम हो जाती है, अन्य पहचानों के संगत ढांचे में निहित हो जाती है। परिवार, समुदाय, जातीय समूह और समाज को पहचान के संकेंद्रित वृत्तों के रूप में चित्रित करें। किसी भी समय इनमें से कोई एक वे सबसे प्रमुख हो सकते हैं। प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, कभी-कभी विनियमित अंतराल में और अन्य समय में महत्वपूर्ण घटनाओं के जवाब में, जैसे कि एक संकट जिसकी घटना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। 1997 144। मेहता 1989 ने बहुलवादी समाज में पहचान के दावे की दुविधा, भारतीय राजनीति का एक केस अध्ययन शीर्षक वाले पेपर में इसी तरह के विचारों को दोहराया। इस पेपर में उन्होंने भारत में विविध समुदायों के व्यक्तियों द्वारा अनुभव की गई कई पहचानों की खोज करते समय मूल और परिधीय पहचान की जांच करने की वकालत की। मेहता ने तर्क दिया, भारतीय उपमहाद्वीप पर धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधताएं केवल भीड़ नहीं है, बल्कि विशिष्ट समुदाय हैं, जिनका प्रत्येक सदस्य अपनेपन की भावना के साथ सदस्यता लेता है। अपनी भौगोलिक भिन्नताओं के बावजूद ये समुदाय इतिहास और अंतरसामुदायिक समानताएं साझा करते हैं। अपनेपन की भावना जो इन समुदायों के सदस्यों को उनके स्थान की परवाह किए बिना एक साथ बांधता है, उसे मुख्य पहचान कहा जाता है। हालांकि व्यक्ति हमेशा इन अंतर्निहित संघों पर जोर नहीं दे सकते या व्यक्त नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें तनाव या उनकी जातीय पहचान के लिए खतरा न हो। उक्त 265
समाजशास्त्रीय सिद्धांत इन पहचान प्रक्रियाओं को आत्मसात के व्यापक दायरे के तहत वर्गीकृत करेगा। यिंगर 1997, स्टीन और हिल 1977 और सैंड्रा वॉलमैन 1986 से प्रेरणा लेते हुए एक समान राय व्यक्त करते हैं। अलग अलग समूहों के व्यक्ति खुद को एक ही समाज से संबंधित मान सकते हैं। उनके समाजों से मिश्रित एक नया समाज मूल का इस निर्माण के साथ साथ दूसरों द्वारा पहचान का महत्व भी है, जो समूह के भीतर स्वयं की पहचान जितना ही महत्वपूर्ण है, यदि अधिक नहीं। सांस्कृतिक मानव विज्ञान ने लंबे समय से एकीकरण की प्रक्रियाओं को आत्मसातकरण, समामेलन और संस्कृति संक्रमण से अलग रखा है। एकीकरण का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि एक समूह दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर ले। एक समूह जो राजनीतिक या संख्यात्मक रूप से प्रभावशाली है, वह किसी अल्पसंख्यक या छोटे समूह को अपने में शामिल नहीं कर सकता है। इसके विपरीत एक छोटा समूह शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक हो सकता है और अपनी जातीय जड़ों को पहचानने के बजाय एक बड़े समूह की पहचान पर जोर दे सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि एकाधिक पहचान वाले व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं, व्यक्तिगत पसंद या मौजूदा परिस्थितियों के कारण अपनी प्रमुख पहचान व्यक्त कर सकते हैं। व्यापक अर्थ में हम यिंगर 1997 से सहमत हो सकते हैं कि पहचान विरासत में मिली हो सकती है, चुनी जा सकती है, सौंपी जा सकती है या कुछ सबूतों से अनुमान लगाया जा सकता है। रॉयस के अनुसार एकमात्र लेबल या श्रेणी से परे जाकर कोई भी पहचान को एक जातीय समूह में एक मान्य स्थान के रूप में सोच सकता है। कुछ जातीय पहचानों को व्यवहार और जातीय संकेत के माध्यम से हासिल और बनाए रखा जाना चाहिए। किसी पहचान में पर्याप्त प्रदर्शन का निर्णय बाहरी लोगों की तुलना में समूह के भीतर अधिक कठोर होता है। आमतौर पर जबरन जातीय पहचान बाहरी लोगों द्वारा थोपी जाती है, जो अक्सर वंचित अवसरों, रूढ़ियों और कानूनी या राजनीतिक परिभाषाओं के कारण होती है, जो किसी के जातीय विकल्पों को सीमित करती है। निस्बेट प्रमुख राजनीतिक संस्थानों से व्यक्तिगत वफादारी के अलगाव और इन संस्थानों को चुनौती देने वाले नए सामुदायिक रूपों, जातीय, धार्मिक और अन्य के उदय के बीच एक ऐतिहासिक सहसंबंध को ध्यान में रखते हुए इन विचारों का समर्थन करता है। 23.7 राष्ट्रीय चरित्र एवं पहचान अध्ययन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 23.7 राष्ट्रीय चरित्र और पहचान अध्ययन की ओर बढ़ते हुए पहचान का निर्माण व्यक्तिगत से राष्ट्रीय पहचान में स्थानांतरित हो गया, जो कि दुनिया भर में क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण और नई राष्ट्रीयताओं के निर्माण के साथ मेल खाता था। इन पहचानों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय चरित्र को नैतिक मूल्य के रूप में परिभाषित करना, नागरिकों को नए जोश और प्रतिबद्धता के साथ पुनर्गठित सीमाओं के अनुरूप सुनिश्चित करना आवश्यक था। बड़े पैमाने पर प्रवासन के लिए भी पुनर्संरेखन की आवश्यकता पड़ी। सामाजिक वैज्ञानिकों ने नागरिकों के बीच अपनेपन की भावना पैदा करने वाले मॉडल विकसित करने की कोशिश की, जिससे उन्हें राष्ट्रवाद की नींव के निर्माण के लिए आवश्यक राष्ट्रीय चरित्र प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। 40 के दशक में मार्गरेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट जैसे मानवविज्ञानियों द्वारा राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन को समाजशास्त्रीय महत्व प्राप्त हुआ। एरिक्सन ने इन अध्ययनों की पृष्ठभूमि में पहचान की अपनी अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। बॉक्स 23.4 एरिक्सन की पहचान की समझ। एक कामकाजी अमेरिकी प्रवासी और गतिहीन, व्यक्तिवादी और मानकीकृत, प्रतिस्पर्धी और सहकारी, पवित्र और स्वतंत्र सोच, एरिक्सन 1963 जैसे गतिशील विपरीतताओं के मिश्रण के आधार पर अपनी अंतिम अहंकार पहचान को आकार देता है। एरिक्सन ने युद्ध में अमेरिकी पहचान के व्यापक परीक्षण के दौरान अचेतन घबराहट पर चर्चा की। उनका सुझाव है कि ऐतिहासिक परिवर्तन सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी और विश्व स्तर पर त्वरित हो गया है, जिससे उभरती अमेरिकी पहचान के लिए खतरा पैदा हो गया है। सीएफ गिब्सन 1983।
एरिक्सन ने अमेरिकी पहचान पर विचार नामक अध्याय में अपने विचारों को आगे बढ़ाया है, जिसमें अमेरिकी चरित्र को अमेरिकी पहचान के साथ लगभग बराबर किया गया है। उनका तर्क है कि जो बात राष्ट्रीय चरित्रों के लिए सच है, वह राष्ट्रीय पहचानों पर भी लागू होती है। वे राष्ट्रीय चरित्र के ऊपर पहचान के इस्तेमाल के पक्ष में है। राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन मीड के एंड कीप योर पाउडर ड्राई 1942 और रूथ बेनेडिक्ट के द क्रिसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड 1946 के साथ समाजशास्त्रीय प्रवचन में उभरा, जिसमें यह पता लगाया गया कि संस्कृतियां व्यक्तियों को कैसे प्रभावित करती है, उनके व्यक्तित्व और राष्ट्रीय चरित्रों को आकार देती है। यह अवधारणा जातीयता के आधुनिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अनुरूप है, जैसा कि जातीयता की संकल्पना पर पहले पाठ में चर्चा की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एरिक्सन ने युद्धकालीन राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के दौरान अहम पहचान और समूह पहचान पर अपने विचार विकसित किए। यद्यपि राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन से प्रेरित होकर पहचान की अवधारणा अब लोकप्रियता में उनसे आगे निकल गई है। राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन अब मुख्य रूप से ऐतिहासिक है, जबकि पहचान अध्ययन की विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषयों में पुनर्व्याख्या की जा रही है। पहचान निर्माण राजनीति विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान और समाजशास्त्र का केंद्र है। ग्लीसन का अवलोकन प्रतिध्वनित होता है, जिसमें कहा गया है कि पहचान व्यक्तिगत व्यक्तित्व और सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के बीच संबंध को समझाने का वादा करती है, जो विभिन्न समूहों को अलग करती है। C.F. सोलर्स 1996। सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक पहचान के निर्माण के बीच संबंध मजबूती से स्थापित किए गए थे। उन्होंने उन मुद्दों की जांच करना शुरू कर दिया जिनका सामना व्यक्तियों को उन स्थितियों में इन पहचानों के बीच एकरूपता बनाए रखने की कोशिश करते समय करना पड़ा जहां संघर्ष उत्पन्न हुआ था। निष्कर्ष 23.8 उदास स्माइली। एलेक्सिस डी टोकेविल उन पहले विद्वानों में से थे जिन्होंने व्यक्तियों द्वारा अपने विश्व दृष्टिकोण को सीमित करने और खुद को सीमित करने की संभावना को उजागर किया, जिसे व्यक्तिवाद कहा गया। टोकेविले ने पहचान या पहचान संकट शब्दों का उपयोग किए बिना अमेरिकी लोकतंत्र के संदर्भ में इस मुद्दे का विश्लेषण किया। विश्व युद्ध के बाद की अवधि में उपनिवेशवाद के पतन और राष्ट्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण के कारण पहचान के प्रश्नों को महत्व मिला। युद्ध प्रेरित प्रवासन के कारण लोगों को नए भौगोलिक क्षेत्रों में अस्तित्व की तलाश करनी पड़ी, जिससे धार्मिक, भाषाई और नस्लीय पहचान के आधार पर पुनर्संरेखण को बढ़ावा मिला। इसके परिणामस्वरूप समूह के भीतर और बाहर के समूह में स्पष्ट अंतर हो गया। जानबूझकर बनाई गई मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सीमाओं को मौखिक इतिहास के माध्यम से सुदृढ़ किया गया। राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के दौरान नए राष्ट्रों और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे स्थापित लोकतंत्रों ने राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन को बढ़ावा दिया। लोगों से अपेक्षा की गई थी कि वे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के अनुरूप हो, जिससे सामूहिक समाज के उद्भव में योगदान मिलेगा। नवागंतुकों के लिए आत्मसात में विश्वास प्रचलित था और राष्ट्रीय एकता और एकजुटता महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे थे। इस बीच स्वयं या व्यक्तिगत पहचान की खोज व्यक्तिगत डोमेन या दर्शन तक ही सीमित थी। सामाजिक पहचान जन समाज के बड़े सामाजिक परिवेश के साथ पहचान की धारणा के तहत संचालित होती है। समाजशास्त्रीय साहित्य का तर्क है कि बड़े पैमाने पर समाज के अधिनायकवादी बनने का खतरा, जिससे सत्तावादी व्यक्तित्व फासीवाद के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, सबसे पहले शरणार्थी बुद्धिजीवियों द्वारा महसूस किया गया था, विशेष रूप से जर्मनी से, जिसे फ्रैंकफर्ट स्कूल के रूप में जाना जाता है। इस स्कूल की उल्लेखनीय रचनाएं रिजमैन की द लोनली क्राउड और हैंडलिन की द अपरूटेड थी, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित थी, जो संदर्भ के अधिक यथार्थवादी फ्रेम में विरोधाभासों और सामंजस्य को संबोधित करती है। जो लोग प्रवास करते हैं, वे अक्सर हानि की भावना का अनुभव करते हैं,
वे एक आदर्शवादी हेगेलियन दर्शन के माध्यम से इससे निपटने की कोशिश करते हैं। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि पहचान एक उच्च क्रम की अवधारणा है जिसमें सामाजिक पहचान, अहंकार पहचान और व्यक्तिगत पहचान जैसे सहायक पहलू शामिल है। पहचान में वह शामिल है जो सामान्य और विशिष्ट है, जो सीमाएं स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन सीमाओं के निर्माण और वैधीकरण पर अगले पाठ में चर्चा की जाएगी।